वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हमारा ये छठा खंड है, चैप्टर 8 वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट। तो आज हम थोड़ा सा पहला पार्ट है जिसमें कि हम थोड़ा सा एग्जांपल्स को और न्यूमेरिकल्स को टच करने की कोशिश करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग एक्सेल शीट भी इसमें टच करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को हम कैलकुलेटर से यूज करेंगे, थ्योरेटिकली समझाएंगे आपको, और फिर एक्सेल शीट से इसको कैसे यूज करना है आपने, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज के जो हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे ये पूरे के पूरे वैल्यूएशन एग्जाम में आपको जगह जगह काम आएगा। तो ये प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग, सिंकिंग फैक्टर वगैरह की हम बात करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केस स्टडीज के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये पूरा सिलेबस है, ऑलरेडी हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं पार्ट 5 के अंदर। अगर आपने पार्ट 5 में से एक भी पार्ट मिस किया है तो प्लीज आप आज का सेशन मत देखिए, अपना समय खराब कर रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको ज्वाइन करने वाले हैं हमारी, तो अगर कोई डाउट आपका है मन में तो उसको आप नोट कर लीजिए, ताकि जब आप ऑनलाइन क्लासेस में आएंगे 1 to 1, तो उस समय हम आपका ये जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एन्युटीज, कैपिटलाइजेशन, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ईयर परचेज, सिंकिंग फैक्टर, सिंकिंग फंड, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, रिवर्जनरी वैल्यू। तो आप ये समझिए इसमें से केस स्टडी 99% आने की पूरी पूरी संभावना है। अब वो 8 नंबर की आए, 10 नंबर की आए, 12 नंबर की आए, वो किस्मत है आपकी। और एग्जाम्पल्स भी इसमें 100% आएंगे। तो अगर आज वाला सेशन आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ तो आप ये पेपर निकाल ही नहीं सकते। इसलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। तो ध्यान से देखते हैं, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे, अगले सेशन में बात करेंगे वैल्यूएशन टेबल्स की बेसिकली। पहले समझते हैं कि एन्युटीज क्या होती है। तो एन्युटी एक बेसिकली एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि हर साल पे करते हैं। बेसिकली आपका वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट हर साल आपको मिलना है या पे करना है। एन्युटी इज अ फिक्स्ड अमाउंट टू बी पेड और रिसीव्ड एनुअली फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो एक सर्टेन पीरियड है और सर्टेन अमाउंट है जो आपको हर साल फिक्स मिलना है, उसको एन्युटी बोलते हैं। कैपिटलाइजेशन क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग फ्यूचर इनकम इनटू प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली कैपिटलाइज करना उसको, जो भविष्य में हमें खर्चा करना है उसका अगर हम आज का वैल्यू निकालें। इसे मान लीजिए आपको हर महीने 100 रुपए खर्च करने हैं, या हर साल आपको 1000 रुपए आपको खर्चा करना है। ठीक है, तो आपको आज उसकी जो परचेजिंग पावर के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखा जाए या डिस्काउंटिंग के देखा जाए, तो आज कितनी कीमत है उसकी। आपको अगले 10 साल तक 1000 रुपए देना है, तो 10,000 रुपए देने हैं आपने, पर उसका आज की डेट में वैल्यू कितनी है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इसके बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं और क्या चीज होती है, हम ग्राफ की फॉर्म में समझेंगे आगे। अभी इतना समझिए कि फ्यूचर की जो इनकम होनी है उसका अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। इसके दो मेथड हैं, एक तो बेसिकली है डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन और सेकंड है आपका यील्ड कैपिटलाइजेशन। यील्ड कैपिटलाइजेशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, दोनों एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को डीसीएफ मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन क्या है? इसमें आपका किसी एक साल का, मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपको आज से 5 साल बाद 1000 रुपए देने हैं, वन ट्रांजेक्शन है, तो आपको एक ट्रांजेक्शन का अगर प्रेजेंट एक एक वैल्यू है फ्यूचर में, उसका अगर आपको वैल्यू निकालना है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अगर सीरीज ऑफ पेमेंट है भविष्य में, कि मान लीजिए एक से ज्यादा है, वो मंथली हो सकता है, महीने का हो सकता है, साल का हो सकता है, तो अगर एक से ज्यादा पेमेंट आपको आने वाली है फ्यूचर में, या क्या जाने वाला पेमेंट करनी है या पेमेंट आनी है, कैश फ्लो है, तो उसका अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स का, फ्यूचर पेमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए आपको यील्ड कैपिटलाइजेशन या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं। दोनों मेथड हम विच अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे और करेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे जब हम वैल्यूएशन टेबल को बनाएंगे। आज के सेशन में आप कॉन्सेप्ट समझिए। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या हो गया? इट इज द डेजिग्नेटेड रेट ऑफ रिटर्न which converts future cash flow और income कैपिटल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। कैपिटल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों एक ही चीज है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको डिस्काउंटेड रेट भी कहते हैं। तो ये रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन रेट, डिस्काउंटेड रेट, ये तीनों जो शब्दावली है वो सेम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। ये बड़ा ही ध्यान से रखिए। हमारे स्टूडेंट्स नॉर्मली एग्जाम में एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा आपको, कहीं पर कैपिटलाइजेशन रेट लिख देगा, कहीं पर डिस्काउंटेड रेट लिख देगा। तो वो चेक करता है कि आपकी नॉलेज किस लेवल की, आपको पता है कि सेम चीज है अलग अलग है।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन रेट, डिस्काउंटेड रेट एक ही है। तो बेसिकली एक ये वो फैक्टर है जिसको हम यूज करते हैं कि भविष्य के कैश फ्लो को हम डिस्काउंट करके आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो हम फैक्टर यूज करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन रेट या फिर रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं जरा इसको, कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है आपके पास जो कि 1 करोड़ रुपए की बिकी है, 16 लाख रुपए की बिकी, और उसमें आपकी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो 20,000 रुपए पर महीने की जनरेशन है। तो आपकी कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगी उसके अंदर? ये क्वेश्चन एक नंबर का आया था एग्जाम में कभी कभी, कि आज की कीमत जो है, प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 1 करोड़ रुपए है। ठीक है जी। और उसके बाद उसकी जो महीने की जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है, उसकी जो कैश फ्लो जनरेट करने की कैपेसिटी है, वो 20,000 रुपए महीना है। तो आपको कैपिटलाइजेशन रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, कि नेशनल एनुअल एनओए, पूरे साल का एक महीने की 20,000 रुपए है, तो पूरे साल की कितनी होगी? 20,000 गुना 12 महीना, तो 2,40,000 रुपए की आपकी पूरे साल भर की इनकम होगी। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 1 करोड़ रुपए है यहाँ पे। ठीक है जी, 1 करोड़ हो गई आपकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि पूरे साल की इनकम डिवाइड बाय 1 करोड़। तो ये आपका वैल्यू फैक्टर आया 0.024 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपकी ये वैल्यू बन गई 2.4%। तो कैपिटलाइजेशन रेट कितना आ गया इसमें? 2.4%। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्सेल शीट के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, कि विदाउट कैलकुलेटर एग्जाम में आप बेसिक सिंपल एक्सेल शीट के साथ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बिकॉज आईबीबीए एग्जाम के अंदर आपको जो एक्सेल शीट मिलती है वो बहुत ही बेसिक टाइप की मिलती है। तो आप ये मत उम्मीद कीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें फॉर्मूलाज अलाउ करने के लिए वो दे देंगे। वो किस्मत है आपकी, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं करते हैं, पर कभी कभार अलाउ कर देते हैं। वो लक है आपका, बट नॉर्मली सिंप्लीफाइड एक्सेल शीट और सिंपल कैलकुलेटर ही आपको पेपर के अंदर अलाउड है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग अभी सिंप्लीफाइड एक्सेल की फॉर्म में बिल्कुल सिंपल रखते हुए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जब भी हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें आप पहले लिखिए डाटा गिवन। एक आप सेल बनाइए, इसमें पर्टिकुलर्स ऐसे लिख लीजिए, पर्टिकुलर्स। उसके बाद अमाउंट या वैल्यू क्या दिया हुआ है, और तीसरा रिमार्क्स। तीन चीजें आपने बनानी है उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक चीज, यहाँ पर पहला हो गया। सेकंड क्या है? क्वेश्चंस। आपने क्या पूछा हुआ है उसने, क्वेश्चंस आस्क्ड। तो ये थोड़ा सा आप इस तरह से बना सकते हैं सिंप्लीफाइड करने के लिए, ताकि आपको पता रहे भी आप क्या पूछ रहे हैं उसके अंदर। तो पहले आपको सिंपल काम करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर आपने जाना है, और जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, आपने वो क्वेश्चन एज इट इज पूरा का पूरा उसमें सारी इंफॉर्मेशन फ्लो के अंदर आपने लिखनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहला इसको क्या है, इफ द प्रॉपर्टी रिसेंटली सोल्ड एट 100 लाख, मतलब प्रॉपर्टी जो है 1 करोड़ रुपए की बिकी है, तो सेल प्राइस कितना है? सेल प्राइस यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका आ गया 1 करोड़। ठीक है जी। उसके बाद ये है आपकी रुपीज इन INR। अब कुछ भी अगर दिमाग लिखना है वो लिख दीजिए इसके अंदर आप। उसके बाद आपका ये है नेट ऑपरेटिंग इनकम, की उस प्रॉपर्टी से मंथली कितना आपको किराया आ रहा है। पिछली हमने जो हमारी प्रेजेंटेशन है, पिछला पार्ट है, उसमें हमने बात करी है रेंट की और आउटगोइंग की। तो रेंट, ग्रॉस रेंट माइनस आउटगोइंग इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग रेंट। इसके बारे में डिटेल में हम इनकम अप्रोच वैल्यूएशन के अंदर और डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना समझिए कि मान लीजिए आपको 100 रुपये किराया आ रहा है, उसमें 10 रुपये खर्चा हो रहा है आपको रेंट कलेक्ट करने का, इंश्योरेंस का, मेंटेनेंस का, प्रॉपर्टी टैक्स का, सारा मिला के 10 रुपये खर्चा है, तो 90 रुपये आपको महीने के आ रहे हैं। तो इस तरह से इसी प्रॉपर्टी का जो किराया आ रहा है नेट, सारे खर्चे काटने के बाद मकान मालिक को 20,000 रुपये महीना मिल रहा है। तो वो लिखिए आप एक्सेल शीट के अंदर, नेट ऑपरेटिंग इनकम। मैं इसको फुल फॉर्म लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, एग्जाम में अपना शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, NOI। ठीक है, मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, NOI, ताकि हम आगे शॉर्ट फॉर्म आने वाले सेशंस में हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, इतना लंबा लंबा नहीं लिखेंगे इसमें, ताकि समय थोड़ा बचे। तो अब ये कितना है? 20,000 रुपये। अब ये पर मंथ है। ठीक है जी, पर मंथ। या इसको फुल फॉर्म लिख देते हैं एक बार के लिए, पर मंथ।
तो हम अभी ये ध्यान रखना है आपने कि जो NOI है वो आपने कभी भी मंथली के बेस पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो पर ईयर आपने हमेशा निकालना है। अगर कोई भी वैल्यू पर मंथ दे रखी है उसको पर ईयर निकालना है। पर ईयर कैसे होगा? इक्वल टू, आप इसको अपर एरो से इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ये वाला आप इसमें मल्टीप्लाई का फंक्शन क्लिक कीजिए, और उसके बाद 12, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 तो आपका साल भर का किराया कितना आ गया? 2,40,000 रुपये। ठीक है जी। अब ये डाटा आपके पास आपने दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ था, इससे हमने ये डाटा निकाला। इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने ड्राइव किया, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। अब निकालना क्या है आपको? कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन रेट, ये हमें निकालना है। ठीक, अब कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू, कैपिटलाइजेशन रेट इज इक्वल टू NOI डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हमें हमने पता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल टू NOI कितना है? एनुअलाइज एनुअलाइज NOI कितना है? NOI का मतलब एनुअलाइज ही है, मंथली कभी नहीं है, ध्यान रखना आपने। तो 240 डिवाइड बाय, और आपका जो मार्केट वैल्यू कितनी है, ये सेल प्राइस, वो आपका ये है 1 करोड़। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन रेट इतना हो गया, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर ऊपर आके परसेंटेज में। तो ये 2%। जब भी आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, अगर कहीं पर भी फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, 2 डेसिमल तक का निकालना है आपने फॉर्मूला। तो 2.4%, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन रेट समझने के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें काफी काम आएगा आगे एग्जांपल्स में और क्वेश्चंस में और केस स्टडीज में, वो है ईयर परचेज। तो इसको भी बड़ा समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड टू गेट एनुअल इनकम ऑफ ₹1 फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हम कैपिटलाइजेशन रेट की बात कर रहे थे। इसका दूसरी भाषा में समझे, मतलब हाउ मच अमाउंट डू वी नीड टू इन्वेस्ट टुडे एट कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ IC टू रिसीव ₹1 एनुअली फॉर नेक्स्ट N years। मान लीजिए हम कहते हैं कि जी अगले 10 साल तक मुझे ₹1 चाहिए, मुझे हर साल ₹1 की इनकम चाहिए। तो अगर मेरा जो कैपिटलाइजेशन रेट 2% है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे आज कितने पैसे लगाने हैं? कितने पैसे मैं, ₹7, ₹6, ₹10, ₹12, कितने रुपए मैं आज रखूं अलग से, कि मेरा कैपिटलाइजेशन रेट कंसिडर करते हुए मुझे हर साल ₹1 मिले, और वो मेरे जो भी मेरा पैसा मैंने आज कॉर्पस रखा वो उससे नेट ऑफ हो जाए, सेट ऑफ हो जाए। तो वो जो वैल्यू निकलेगी, बेसिकली वो जो अमाउंट हम निकाल रहे हैं आज का, दैट इज कॉल्ड ईयर परचेज। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार दोबारा से, दूसरी भाषा में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए राइट टू रिसीव ₹1 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर N years एट ए कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ IC। मतलब कि आपको आने वाले सालों में एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर कितने, मान लीजिए 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए आपको ₹1 अगर चाहिए, तो आज कितने फंड्स आपको एलोकेट करने पड़ेंगे, है ना? या इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ राइट टू रिसीव ₹1 एनुअली फॉर नेक्स्ट ईयर कंसिडरिंग IC एज ए कैपिटलाइजेशन रेट। तो इसके 2 फॉर्मूले हैं, आप इसको याद कर लीजिए, फॉर्मूले को दिमाग में फिट कर लीजिए। ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा। सिंगल रेट ऑफ जो वाई परचेज ये परचेज है सिंगल ईयर, वो आपका ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके डेरिवेशन भी है, मैं थोड़ा सा आपको आगे नेक्स्ट जो सेशन है थोड़ा सा उसमें बताऊंगा डेरिवेशन भी इसका फॉर्मूले का। लेकिन आप इसको फिट कर लीजिए दिमाग में, ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। पूरी इनकम अप्रोच इसी के ऊपर फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। तो ईयर परचेज क्या होता है? सिंगल रेट का 1 माइनस दिस फॉर्मूला, 1 माइनस ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 1 प्लस IC विच इज कैपिटलाइजेशन रेट रेज टू पावर N डिवाइड बाय IC, अगेन कैपिटलाइजेशन रेट। और अगर वो परपेचुअल है तो 1 डिवाइड बाय IC। तो परपेचुअल के केस में तो सिंप्लीफाइड है। अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड है, मान लीजिए 10 साल 20 साल के लिए है, तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा। अगर वो परपेचुअल है 99 ईयर्स है, तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। इवन कि 50 साल से ऊपर अगर आपका है N, अगर N की वैल्यू 50 से ऊपर है, तो भी आप अगर परपेचुअल का फॉर्मूला लगा देंगे तो मोटा मोटा आपका आंसर नियर बाय आएगा। अगर आपके क्वेश्चन के चारों आंसर बहुत ही क्लोज हैं, तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर उनमें आंसर्स में आसपास काफी ज्यादा गैप है, तो आप मे बी 30-40 साल के ऊपर वाला भी परपेचुअल का फॉर्मूला लगा दो,
और आपको नियर बाय एक वैल्यू मिल जाएगी, जो भी नियरेस्ट वैल्यू है उसमें तुक्का लगा के निकल जाओ अगर टाइम नहीं है। तो ये तुक्का जो आपको बोला कि एक इंटेलिजेंट गैस लगाने का फॉर्मूला है, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर बहुत कम टाइम बचा, सीधा परपेचुअल का लगाओ और आगे बढ़ जाओ। इफ नंबर ऑफ इयर्स इज मोर देन 20 साल, 30 साल, 50 साल, 50 साल से ऊपर है तो नियर एक्यूरेट आंसर आएगा आपका। ठीक है जी। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंकिंग फंड फैक्टर। तो इसमें क्या है, ये बेसिकली वो अमाउंट है जो हमें हर साल इकट्ठा अलग से रखना है, ताकि एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद हमें 1 रुपया मिल सके। ये हमेशा एक एक से कम होगा, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है हमेशा। ये परचेज की वैल्यू नॉर्मली आपकी एक से ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू एक से कम होगी, तो आपको ऐसे एक थंब रूल याद रखना है। और सिंकिंग फंड क्या है, ये आपका वो अमाउंट है जो हमें एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, 1 साल के बाद हमें चाहिए, कि एक 10 साल के बाद हमारा कितना पैसा इकट्ठा होगा। जैसे 1 रुपी फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 रुपया इकट्ठा करना है तो 1 रुपी। ठीक है। और सिंकिंग फंड फैक्टर और एनुअल सिंकिंग फंड दोनों एक ही बात है, तो दोनों का मतलब एक ही है, आपने कंफ्यूज नहीं करना है कभी। एग्जामिनर डाल दे क्वेश्चन में एनुअल सिंकिंग फंड फैक्टर, बोथ आर सेम थिंग। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसको हम जब वैल्यूएशन टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे अगले सेशन में, इसको हम दोबारा से एक बार और बार दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ा सा, कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं। अभी इस फॉर्मूले को आपको याद ही करना पड़ेगा, यही सबसे आसान तरीका है। इसका डेरिवेशन भी बता सकता हूँ, लेकिन उसमें समय बहुत लगेगा, क्लियर नहीं होगा, तो रटा मार लीजिए इसका। और अगर वो डुअल रेट है, वाईपी वीयर, जो आपका अगर ईयर परचेज जो हम पिछली स्लाइड में बात किया, अगर उसमें डुअल रेट आ गया है, हमने सिंगल रेट का फॉर्मूला देखा था पीछे, 1/IC। अगर डुअल रेट है तो सिंपल फॉर्मूला है, तो 1/IC मतलब कैपिटलाइजेशन रेट प्लस सिंकिंग फैक्टर। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं। ईयर परचेज क्या होता है, ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो है। ठीक है जी। और सिंकिंग फंड क्या है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एन ईयर टू रिसीव सिंकिंग फंड कॉस्ट ऑफ CSF। ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट हमें 10 साल बाद मिले, आज हम हर साल कितना पैसा हम अलग से करें। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं इसको। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं अभी। तो रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, इट इज द लीगल राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम हिज प्रॉपर्टी वंस डेट हैज बीन रिपेड। तो बेसिकली आपने प्रॉपर्टी ली, उसके ऊपर आपने बैंक से लोन लिया, तो वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो गई। तो अब जब वो आपने लोन पे कर दिया, तो ऑनर का राइट है कि वो प्रॉपर्टी ऑनर को उसका टाइटल वापस चला जाए। टाइटल तो रहेगा, लेकिन वो उसकी ऑनरशिप या मॉर्गेज खत्म करके उसका मॉर्गेजर को वापस करना पड़ेगा उसको। तो ये लीगल राइट है मॉर्गेजर का कि उसकी प्रॉपर्टी उसको रिडीम करके वापस अपने नाम पे क्लियर टाइटल उसका ले सके। तो ये जो राइट है उसका, उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ कैपिटल। रिवर्जनरी वैल्यू, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैंड ऑब्टेनेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। ठीक है। एग्जांपल के रूप में समझते हैं इसको। व्हाट इज द रिवर्जनरी वैल्यू इफ एन ऑनर ऑफ अ लैंड एंड बिल्डिंग हैज लेट आउट द बिल्डिंग फॉर 30 years। बेसिकली ये पूछ रहा है कि एक लैंड की रिवर्जनरी वैल्यू क्या होगी आज की डेट में, कि अगर ऑनर ने उसकी लैंड को 30 साल की लीज पे दे दिया, ये किराए पे दे दिया, एंड एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज 50,000, एज्यूम कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 4%। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि ऑनर विल गेट राइट टू सेल द लैंड आफ्टर 30 years। तो आज आपने जो लैंड है ऑनर की, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 रुपए है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया जाता है। तो 50,000 की आज की कीमत है, और 30 साल के लिए उसने ऑनर ने प्रॉपर्टी को किराए पे दे दिया। और कैपिटलाइजेशन रेट आपको एग्जाम्पल में दे रखा, एग्जाम में दे रखा है 4%, ये दिया रहेगा आपको। अनटिल अनलेस बहुत लंबी केस स्टडी हो और कुछ इन्फॉर्मेशन देके निकालने के लिए दे रखा हो, तो हम आगे वाले केसेस में बात करेंगे। सिंपल एक और 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ये। तो अब वो पूछ रहा है कि रिवर्जनरी वैल्यू क्या है इस लैंड की, ऑनर के लिए। अब इसमें एक अजम्पशन क्या है जो आपको हर एक पूरे एग्जाम में समझना है। रिवर्जनरी वैल्यू केस में प्रैक्टिकली 30 साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। 50,000 तो रहेगी नहीं 30 साल बाद, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये जो हम एग्जाम्पल या एग्जाम परस्पेक्टिव से हम जब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हमें ये एज्यूम करना है कि 30 साल बाद भी वैल्यू 50,000 रुपए रहेगी इसकी। यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं करना है ये कि सब 30 साल बाद तो वैल्यू बढ़ जाएगी, नो। बढ़ जाएगी तो वो अलग बात है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि 30 साल बाद भी वैल्यू 50,000 रुपए ही है। और 50 आज की वो सिंस उसने 30 साल के लिए लोन पे दे दिया, अब किराए पे दे दी जमीन, तो 30 साल तक प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता।
तो अब उस लैंड की वैल्यू जो है वो 30 साल बाद 50,000 रुपए उसको मिलेंगे। तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? तो 50,000 रुपए फ्यूचर वैल्यू हो गई है आपकी, जो कि 30 साल के बाद है। उसको आपने कैपिटलाइज करना है 4% पे आज की डेट में, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी इसमें। मैंने आपको हिंट दे दिया है। स्लाइड को यहाँ पर थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा अगर आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर आप नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर देखिए, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन एक्सेल शीट की फॉर्म में भी सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्यूशन है आपका बेसिकली। रिवर्जनरी वैल्यू हमें क्या निकालनी है? मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड डिवाइड बाय 1 प्लस कैपिटलाइजेशन रेट रेज टू पावर n। ये फॉर्मूला है रिवर्जनरी वैल्यू का, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पास्ट में। तो अब लैंड की मार्केट वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपए, और कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 4%। दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है, पीरियड भी दे रखा है आपको, n नंबर ऑफ ईयर्स। तो रिवर्जनरी वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 50,000 डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला डालेंगे, तो रिवर्जनरी वैल्यू ऑफ द लैंड इज 15,500। ये आपका इसमें आंसर आ गया। अभी इस क्वेश्चन को हम, अभी देखिए जो हमने ये एक्सेल शीट की फॉर्म में निकाली है, इसी क्वेश्चन को हम एक्सेल शीट की फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमने पीछे शीट ली थी उसी को हम दोबारा से स्टडी करते हैं। उसी शीट को हम एक बार से दोबारा से डाल लेते हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, अगर कोशिश करूंगा कि अगर हो पाएगा तो मैं इसको एक्सेल शीट को सेव भी कर दूंगा आपके लिए पीडीएफ फाइल में। तो अब एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा था पहले? आपको सिंपली जो भी डाटा क्वेश्चन में दिया वो सारा लिखते जाइए आप, डाटा गिवन। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। डाटा गिवन क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड। पहले तो आपको दे रखा है कि पीरियड, यहाँ पे आपका 30 साल का पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स n, नंबर ऑफ, या पीरियड डाल दीजिए, पीरियड मतलब कि n, ठीक है। तो कितना आ गया आपका इसमें? 30 ईयर्स, ये रिमार्क्स। तो डाटा गिवन को येलो कर लीजिए ताकि थोड़ा सा इजी रहे आपके लिए। फिर आगे इंफॉर्मेशन क्या दी है? मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड। मार्केट वैल्यू कितनी है जी? मार्केट वैल्यू आपकी 50,000 रुपये। इसको कोशिश कीजिए कॉमा सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको इजी रहे। इस तरह से कॉमा लगा के इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें, मैं प्रेफर करता हूँ कि इसमें से ये डेसिमल हटा दूँ ताकि थोड़ा सा इजी रहे। तो रुपीज इन INR, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग की रिमार्क्स डाल लीजिए साइड में। उसके बाद क्या है? कैपिटलाइजेशन रेट, ये कितना है? 4%, ठीक है। तो अब कैपिटलाइजेशन रेट क्या है? तो अब ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसमें निकालना क्या है। रिवर्जनरी वैल्यू क्या निकालना है? रिवर्जनरी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। ये आप इधर नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन को आपने ब्रेक कर लिया, ठीक है जी। अब ये हमारा हो गया फॉर्मूला। रिवर्जनरी वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस IC रेज टू पावर n। तो अब इस फॉर्मूले को डालते हैं। तो रिवर्जनरी वैल्यू आपका क्या है? मार्केट वैल्यू कितनी है? 50,000 डिवाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 4%, ठीक है। ये हो गया रेज टू पावर, ये 6 के ऊपर जो सिंबल दे रखा है उसको क्लिक कीजिए, रेज टू पावर n, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, देखिए प्रेसाइज इसमें वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो हम जो पीछे हमने स्लाइड में निकाला वैल्यू, वो था, दोबारा चेक कर लेते हैं, 5,500, 15,500, और यहाँ हमारी वैल्यू आई है 15,416। तो ये प्रेसाइज है, पर राउंड ऑफ करके भी एग्जाम में क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशन आते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज का सेशन देखने के लिए। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा।
क्योंकि हमने एक्सेल शीट को भी आज के सेशन में टच किया है। तो अगर ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर समझ में नहीं आया तो बार-बार इसको देखिए। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप इन डाउट्स को नोट कर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको अपने हाथ से इसको और प्रैक्टिस करवाएँगे, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। एक बार फिर से अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले, और कमेंट्स डालिए नीचे, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको और कुछ इसमें से आपको लगता है कि कुछ कमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, वो बताइए। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। अगला वीडियो हम जल्दी ही डालने वाले हैं इसके बाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं पार्ट 7 में जल्दी ही।